देखो, हमने स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करी थी और स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में हमने कितने घटक पढ़े थे? 5 घटक पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था? रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। उसके बाद में जीपीएस, जीपीएस के बाद में जीआईएस, जीआईएस के बाद में अंकीय मानचित्र और उसके बाद में सूचना आधार प्रबंध प्रणालियाँ। ठीक है ना, ये इसके मुख्य 5 घटक होते हैं। इनमें से हमने शुरुआत करी थी सुदूर संवेदन से। किससे शुरुआत करी थी? सुदूर संवेदन से। रिमोट सेंसिंग से शुरुआत करी थी। सबसे पहले कह दो, या इस शब्द का जो प्रयोग है वो 1960 के दशक में हुआ था। और किसने करा था इसका प्रयोग? एवलिन लॉर्ड प्रूइट ने करा था। उसके बाद में हमने इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना शुरू करा था। पहली अवस्था थी ऊर्जा का स्रोत, दूसरी वाली थी ऊर्जा का संचरण, तीसरा था धरातल के साथ ऊर्जा का अन्योन्य क्रिया करना। ठीक है, और उसके बाद में परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन होना यानी एम्प्लीफिकेशन होना, और उसके बाद में डिटेक्शन करना। किसके द्वारा? संवेदकों के माध्यम से। संवेदकों के माध्यम से परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन करना। ये हमने 5 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है ना, तो आज जो हमारी अवस्था रहेगी वो 6 नंबर वाली रहेगी, जो क्या है? प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ या फिर अंकीय मान या अंकीय आंकड़े कर दो के रूप में अभिसरण। ठीक है, अभिसरण का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन करना उनको। ठीक है ना, और ये कन्वर्जन करने का काम कौन करेगा? सेंसर करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसरों के बारे में। संवेदकों, सेंसर किसे कहते हैं? सेंसर। और उसमें काम करने की जो प्रणाली है वो किस हिसाब की रहती है? भाई जी, हमने जो धरातल से जो परावर्तित ऊर्जा है वो वायुमंडल में परिवर्तन करेगी। परिवर्तन करने के बाद में सीधी कहाँ जाएगी? सेंसरों के पास में जाएगी। सेंसर क्या करेगा? उनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में उनको एक जगह कलेक्ट कर लेगा, संग्रहित कर लेगा। संग्रहित करने के बाद में उनमें क्या काम होता है? अभिसारण होता है। और किसके रूप में होता है अभिसारण? फोटोग्राफ या अंकीय आंकड़ों के रूप में या अंकीय मान के रूप में होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का संकेतों या अक्षरों के रूप में रूपांतरण करके आंकड़ों को फोटोग्राफ या आंकिक मान के रूप में प्रदर्शित करना। ये प्रोसेसिंग कौन करता है? सेंसर करता है। ठीक है ना, तो सेंसर की ये प्रोसेसिंग रहती है। अब सुदूर संवेदकों में कितनी विधियां होती है जिसके द्वारा आंकड़े प्राप्त करे जाते हैं? तो सुदूर संवेदकों में कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन सी है? एक तो निष्क्रिय विधि यानी पैसिव मेथड, और एक सक्रिय यानी एक्टिव मेथड। ठीक है ना, तो आगे देख लो। इसमें सुदूर संवेदकों 2 विधियों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आंकड़े प्राप्त करना या प्राप्त किए जाते हैं। पहली विधि है हमारी निष्क्रिय। ठीक है, और दूसरी है हमारी सक्रिय विधि। पैसिव मेथड और
एक्टिव मेथड। दोनों में सबसे पहले तो हमारे को ये फर्क पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। भाई जो निष्क्रिय विधि होती है ये प्राकृतिक ऊर्जा पे काम करती है, और जो सक्रिय विधि होती है ये किस पर काम करती है? कृत्रिम ऊर्जा पर। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। और कृत्रिम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? मानव होता है, क्योंकि वो मानव के द्वारा निर्मित होती है। और इसमें प्राकृतिक होती है क्योंकि वो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित की जाती है। ठीक है ना? तो एक तो ये अंतर है, ये प्राकृतिक ऊर्जा में काम करता है और ये कृत्रिम ऊर्जा पर काम करता है। ठीक है? इसकी विधि में, किसमें? निष्क्रिय विधि में समय से प्रभावित होती है। ये समय से कैसे प्रभावित होगी? क्योंकि सूर्य की रोशनी कब प्राप्त होती है? दिन में। इसका मतलब रात के समय ये विधि काम नहीं करेगी, तो समय से प्रभावित हो गई एक तो। ये वाली क्या करती है? दिन में भी काम करती है और रात में भी काम करती है। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लो, एक फ्लैश युक्त कैमरा है, तो दिन में तो उसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, वो आराम से बिना फ्लैश के भी काम कर लेता है। ठीक है ना? तो एक तो फ्लैश युक्त कैमरा और एक बिना फ्लैश के कैमरा। तो फ्लैश युक्त कैमरा किस में काउंट होता है? सक्रिय विधि में। क्योंकि रात के समय भी अगर हमारे को फोटो क्लिक करनी होती है तो फ्लैश के माध्यम से हम ऊर्जा दे करके और उस स्थान विशेष की जहाँ से हमारे को फोटो लेनी होती है आराम से क्लिक कर सकते हैं, और जो सूचना प्राप्त करनी होती है वो कर लेते हैं। इसमें कौन सा कैमरा आता है? फ्लैश रहित कैमरा, क्योंकि वो सिर्फ दिन में काम करता है। एक तो इसका ये मेन डिफरेंट है। सीधा सीधा ही पूछ लेता है कि निष्क्रिय विधि में प्राकृतिक और इसमें कृत्रिम, तो ये तो दोनों में एक मस्ट डिफरेंट हो गया। ठीक है? इसके अलावा और किससे प्रभावित होती है ऊपर वाली निष्क्रिय विधि? ये मौसम से प्रभावित होती है। क्योंकि जब बादल छा जाते हैं हम भी देखते हैं कि हमारे को प्रॉपर तरीके से रोशनी नहीं मिल पाती है। अगर ज़्यादा काले घनघोर बादल छा गए आसमान में तो फिर आसमान हमारी धरती पे जो प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल पाता है और एक अंधेरा सा छा जाता है। ठीक है? वर्षा के समय में देख लो आप, कोहरे के समय देख लो, सूर्य की रोशनी प्रॉपर तरीके से नहीं आती। इसका मतलब निष्क्रिय मेथड है वो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनसे भी प्रभावित होती है, और सक्रिय विधि है वो नहीं होती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लो रडार, किसी भी मौसमी घटनाएं हो रडार हमेशा प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है ना? तो ये तो था इनमें डिफरेंट। ठीक है ना? दोनों में। इसमें सक्रिय विधि में कौन कौन से काम में लेते हैं? एक तो जैसे अभी बताया था रडार। रडार की फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे तरीके से, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है? इसकी क्या विशेषता है रडार की? एक तो ये सक्रिय विधि का क्या है? उपकरण है। और सक्रिय विधि का उपकरण के साथ में रडार कहाँ काम करता है? लघु तरंग प्रदेश में काम करता है। ठीक है ना? तो इसकी ये खास विशेषता है कि रडार मुख्यतः तो कहाँ पर काम करता है? शॉर्ट वेव वाला जो प्रदेश है, कितनी होती है उसकी रेंज? 0.1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में ये काम करता है। ठीक है ना? और इससे जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं ना वो एकदम सटीक प्राप्त होते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ पर होता है? सैन्य गतिविधियों में। किसमें? सैन्य गतिविधियों में। जैसे कोई दो देशों के बीच में युद्ध वगैरह छिड़ रहा है तो कौन सी मिसाइल आ रही है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन सा करता है? रडार सेंसर करता है। ठीक है ना? पर्टिकुलरली तो सैन्य गतिविधियों में। फिर कोई मिसाइल आ रही है तो उसकी डिस्टेंस भी ये पता लगा ले कितनी दूरी पर है। ठीक है ना? तो इसके द्वारा हम आराम से पता लगा सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन तो सैन्य, इसके अलावा और भी गतिविधि में इसका उपयोग किया जाता है। रडार हो गया। रडार के बाद में लिडार है क्या? लिडार, लाइट डिटेक्शन रेंजिंग। इसकी क्या खास विशेषता है? इसकी जो मुख्य विशेषता है कि एक तो ये सक्रिय विधि की ये पार्ट है, इसी का एक उपकरण है। ठीक है ना? और दूसरी क्या खास विशेषता है इसकी? ये किसी भी सतह की ले लो या किसी भी वस्तु की दूरी मापने का काम करता है। डिस्टेंस अगर हमारे को नापनी होती है ना पर्टिकुलरली कि फिक्स डिस्टेंस कितनी है, तो वहां पर हम फिर कौन सा उपकरण काम में लेते हैं?
लिडार वाला काम में लेते हैं, यानी ये किस काम में आता है? दूरी मापने के काम में आता है, दूरी मापने के काम में आता है। ठीक है, और इसका तीसरा उपकरण है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इनमें भी लगा लेना ये एंड शब्द है ना। और कहाँ बच गए यहाँ? ठीक है ना। सोनार कहाँ काम में आता है? पहले तो ये है कि ये भी एक सक्रिय विधि है। ठीक है, और पानी के नीचे की सतह के बारे में अगर हमारे को जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वहाँ हम ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हुए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पानी सतह के नीचे के बारे में अगर हमारे को जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन सा काम में लेंगे? सोनार काम में लेंगे। इसके अलावा ये दूरी नापने का काम भी करता है, दूरी मापन का काम भी ये करता है। तो ये इसकी तीन हम कह सकते हैं बढ़िया उपकरण है सक्रिय विधि के, जिसे हम आंकड़े प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और ये कई बार देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि सुदूर संवेदन में दो विधियां पूछे तो भी यही रहेंगी। अगर ऐसा पूछे आपसे सुदूर संवेदन के प्रकार, सुदूर संवेदन कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का मानोगे? दो प्रकार का, निष्क्रिय और सक्रिय। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखो संवेदक के प्रकार। भाई सेंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें तीन आधार लेते हैं हम। एक तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है डेटा अधिग्रहण। डेटा अधिग्रहण के आधार पर। और तीसरा रहेगा हमारा आंकड़ा उत्पाद के आधार पर। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर ये तीन प्रकार के सेंसर पढ़ेंगे हम इसमें। प्रकाश के स्रोत के आधार पर, डेटा अधिग्रहण के आधार पर और आंकड़ा उत्पाद के आधार पर। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले ले लो प्रकाश के स्रोत के आधार पर। अब प्रकाश के स्रोत के आधार पर हमने अभी दोनों विधियां पढ़ी थी, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर सेंसर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो कौन सा हो जाएगा? एक तो सक्रिय हो जाएगा और एक हो जाएगा निष्क्रिय। वही बात है जो हमने विधि में पढ़ा था। सक्रिय विधि में ये सेंसर काम करेंगे। सही साफ नहीं दिख रहा है क्या? सक्रिय में कौन सी ऊर्जा पे काम करता है? ये कृत्रिम ऊर्जा पर काम करता है, और ये वाला प्राकृतिक पे काम करता है। अब ये तो हमारे को पता चल गया कि ये तो कृत्रिम पे और ये प्राकृतिक पे, लेकिन इसमें उपकरण कौन कौन से काम में ले जाते हैं? किसको हम सेंसर मानेंगे कि ये तो सक्रिय सेंसर है और ये निष्क्रिय सेंसर है? तो एक एक देख लो। इसमें सक्रिय सेंसर देखो पहले। सक्रिय सेंसर, ठीक है। सक्रिय जैसे हमने पढ़ा था, एक तो रडार, ठीक है। उसके बाद में लेडार, एक जैसे सोनार आ गया,
इसके अलावा लेजर लेजर अल्टीमीटर, ठीक है। उसके बाद में रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद में स्केट्रोमीटर, और उसके बाद में फ्लैश युक्त कैमरा, क्योंकि फ्लैश होगा तभी तो वो फोटो खींच पाएगा रात में, तो फ्लैश युक्त कैमरा। ये देखो जो शायद 18 या 19 में जो एपी की वैकेंसी आई थी ना, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे इन सेंसरों से संबंधित। अब पर्टिकुलर मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें ये डाल दिए थे ऑप्शन, या तो जैसे प्रकाश के स्रोत के आधार पर पूछे थे, या फिर जैसे डेटा अधिग्रहण के आधार पर पूछे थे, या फिर हो सकता है आंकड़ा उत्पाद के आधार पर, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर नाम दिए हुए थे और उनमें से पूछा हुआ था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अरे पूछा था मैंने, जब पर्सन देखा था बहुत टाइम पहले, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ उसमें ये पूरा कलेक्ट हो रहा है। तो इनकी जो इस हमने लिख रहे हैं ना यहाँ पर, और तो याद करो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये इतने सारे तो आप इनके सेंसरों के नाम याद कर लेना कि सक्रिय में ये सारे सेंसर होते हैं। रडार होता है, लीडार होता है, सोनार होता है, लेजर अल्टीमीटर होता है, रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्केट्रोमीटर होता है, और फ्लैश युक्त कैमरा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में निष्क्रिय वाले, निष्क्रिय सेंसर, निष्क्रिय सेंसरों की वही विशेषता है कि ये प्राकृतिक ऊर्जा पे काम करते हैं और समय और किससे, मौसम से प्रभावित रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो जो उपकरण है, स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर, इन दोनों को जोड़ के बना लो फिर इसको स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, और उसके बाद में एक हाइपर शब्द डाल दो, और फिर आगे वाला यही वापस रिपीट कर दो, स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गए। शुरुआत कहाँ से करी थी, स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद में रेडियोमीटर, फिर इन दोनों को मिला दिया तो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, उसके बाद में हाइपर शब्द डाल दिया तो हाइपर स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है ना। तो चार तो ये अच्छे तरीके से याद हो गई। उसके बाद में एक जो इसका पांचवा है वो है इमेजिंग, इमेजिंग रेडियोमीटर, तो ये भी इससे संबंधित है, ये भी याद रह जाएगा। फिर एक है हमारा एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, और लास्ट में जो हमारा बच जाता है इसमें बिना फ्लैश वाला कैमरा, ठीक है ना। तो ये हमारे थे इसमें निष्क्रिय सेंसर में स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, और बिना फ्लैश वाला कैमरा, यानी फ्लैश रहित कैमरा, ठीक है ना। तो इसके भी ये उपकरण है, एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे ये। तो ये तो हो गए थे हमारे प्रकाश के स्रोत के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। उसके बाद में हम लेते हैं डेटा अधिग्रहण के आधार पर, डेटा अधिग्रहण के आधार पर। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इमेजिंग, ठीक है, और दूसरा है नॉन इमेजिंग सेंस।
इमेजिंग सेंसर और नॉन इमेजिंग सेंसर। इमेजिंग सेंसर के 3 प्रकार है, एक तो ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर, एक थर्मल इमेजिंग सेंसर और एक रडार इमेजिंग सेंसर। ठीक है ना, तो इसके पार्ट देख लेते हैं पहले इमेजिंग सेंसर वाले। इमेजिंग सेंसर वाले, पहला कौन सा है? ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर। ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर, ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर तो पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये कौन से स्पेक्ट्रल प्रदेश में काम करता है। तो ये दृश्य प्रदेश से लेकर के परावर्तक प्रदेश होता है, अवरक्त प्रदेश होता है ना, उसका पहला पार्ट है परावर्तक अवरक्तक प्रदेश, उस रेंज तक का काम करता है। तो दृश्य प्रदेश की रेंज कितनी हो जाती है? 0.4 से लेकर के, और उसकी कितनी तक होती है? 0.3 तक रेंज हो जाती है ना एक। वजह से हम उसमें पढ़े थे कि दृश्य प्रदेश, दृश्य प्रदेश शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? 0.4 mm से लेकर के 0.7 तक। तो इसकी रेंज यहाँ से शुरुआत हो जाती है ये 0.4 से, और कहाँ तक चलती है ये रेंज में? परावर्तित जो अवरक्त है ना IR, वहाँ तक चलती है। तो उसकी रेंज लास्ट वाली कितनी होती है? 3 ले लो इसको, 3 माइक्रोमीटर तक। ठीक है ना, तो इस रेंज में कौन सा काम करता है? ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर काम करता है। अब इसके उदाहरण देखिए हम, तो एक तो है CCD और एक है CMOS। ये 2 प्रकार के जो सेंसर है वो वहाँ पर काम करते हैं। एरिया कौन सा लेते हैं? दृश्य प्रदेश से लेकर के परावर्तित अवरक्त प्रदेश तक। ठीक है ना, तो ये रेंज भी पूछ सकता है कि कौन सी रेंज में ये काम करता है और इसके उदाहरण क्या क्या है। उसके बाद में दूसरा है हमारा थर्मल वाला, थर्मल इमेजिंग सेंसर। थर्मल इमेजिंग सेंसर कहाँ काम करेगा? इससे आगे वाले भाग में, परावर्तित अवरक्त रेंज से आगे वाला भाग। आगे वाला भाग कौन सा है? तो या तो तापीय अवरक्त प्रदेश के दो या मध्य अवरक्त प्रदेश के दो। तो इसको मान लो मध्य IR बैंड से लेकर के और कहां तक? लघु प्रदेश की सीमा तक। कहां से शुरू माना जाएगा ये? 8 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 तो है ही है, और इससे पहले तक ये काम करता है सेंटीमीटर तक, क्योंकि इसकी सीमा कहां से शुरुआत होती है? 0.1 सेंटीमीटर से होती है। तो 0.1 सेंटीमीटर से हमने निशान लगा दिया कम वाला क्षेत्र, और यहां तक इसके बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा काम करेगा? थर्मल वाला काम करेगा। लेकिन इसमें अगर मुख्य भाग देखें तो मुख्य भाग रहता है 8 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में ये काम करता है। ठीक है ना, तो इसकी भी रेंज याद रखना। और इसमें जो उपकरण है वो है माइक्रोबोलोमीटर। माइक्रोबोलोमीटर, ठीक है ना। ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर दृश्य प्रदेश से लेकर के परावर्तित अवरक्त प्रदेश के बीच में काम करता है। थर्मल इमेजिंग सेंसर मध्य अवरक्त से लेकर के लघु सीमा का जो प्रदेश है वहां तक ये काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारा तीसरा वाला पार्ट वो है रडार रडार इमेजिंग सेंसर। रडार इमेजिंग सेंसर की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये कहाँ काम करेगा? लघु प्रदेश में काम करेगा। अब तक तो इतनी बार हमने 10-15 बार इसको रिपीट कर लिया कि रडार कहाँ काम करता है? लघु प्रदेश में काम करता है। तो इसका जो एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा?
लघु प्रदेश, माइक्रोवेव वाला रेंज वाला एरिया रहेगा। और इसकी कितनी होती है तरंग दैर्घ्यता? 0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में ये काम करेगा। ठीक है, इसके दो उदाहरण है। एक तो सार कर लो इसको, SAR है ये, ठीक है। और दूसरा रहेगा ट्विर, ठीक है। सार का मतलब क्या हो जाता है? सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये तो हो जाता है SAR, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा कौन सा है? थ्रू वॉल, थ्रू वॉल इमेजिंग रडार, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सार की और ट्विर की। सार और ट्विर किस प्रकार के हैं? रडार इमेजिंग सेंसर प्रकार के दो हैं। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से। कई बार क्या होता है, जिस भर्ती में मैं लगा था ना, चोकदा वाली में, AP में, उस भर्ती में एक क्वेश्चन आया हुआ था, GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल शब्द भी था, ग्लोबल शब्द भी था, पढ़े हुए भी थे सारे के सारे। और उसमें मैं तो बच गया, लेकिन जो मेरे साथ वाले जो तैयारी कर रहे थे ना, वो उस रडार में आ गए जो एग्जामिनर लेना चाहता था। ग्लोबल पे टिक कराए और इतने आश्वस्त थे कि हमारा तो ये क्वेश्चन 101% सही है। भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो कई बार हम मानते हैं ना कि एग्जाम वगैरह देते हैं, एग्जाम देते समय हमारे को यूँ लगता है कि टिपिकल क्वेश्चन तो हमारे सही हो रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है वो हमारे गलत हो जाते हैं। वो गलत क्यों होते हैं? उसके पीछे रीजन क्या होता है? हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस पर्सन को देख करके, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे को आ रहा है। उसके प्रॉपर जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वहाँ पर हम वर्क नहीं करते हैं। जो पहला दिखा टिक कर दिया, ठीक है ना भाई। तनाव की स्थिति ले लो, तब हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर रिकॉल नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा खुशी में भी तो नहीं करता है, दोनों चीज़ों में भी नहीं करता प्रॉपर वर्क। और प्रॉपर वर्क नहीं करता तो जो कहता है ना सर, डेप्थ में जितने क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि वहाँ तो डर लगता है, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन गलत हो गए। इजी क्वेश्चन गलत होने के पीछे है कि हमने उनको ढंग से नहीं पढ़ा है। तो ये वाली गलतियाँ आपको नहीं करनी, तभी मैं कह रहा हूँ इनको अच्छी तरीके से पढ़ लो, अच्छी याद कर लो, और वहाँ पूरे ऑप्शन पढ़ करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। तो ये जितनी भी फुल फॉर्म में अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये हो गए हमारी इमेजिंग सेंसर के आधार पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है? नॉन इमेजिंग सेंसर। नॉन इमेजिंग सेंसर, अरे इमेजिंग सेंसर कौन से कहलाएंगे? जिनमें फोटो खींची जाएगी। नॉन इमेजिंग सेंसर कौन से होते हैं? जिनमें फोटो नहीं खींची जाएगी, ठीक है ना। तो नॉन इमेजिंग सेंसर में कौन कौन से हम सम्मिलित करते हैं उपकरणों में? एक तो रडार, एक है लिडार, उसके बाद में सोनार नहीं है इसमें, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर में भी अब उसको में शामिल कर लो। एक तो, अरे नहीं इसमें, ये तो बाद में लो, फिर एक बार रुको, देखो थोड़ी गलत शुरुआत कर दी इसमें। एक तो जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, और एक है रेडियोमीटर, और इन दोनों को मिला करके बना दो एक को स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर।
ठीक है ना, 1, ये हो गया 2, 3, और चौथा ले लो अल्टीमीटर। अब ले लो, उनको शामिल कर लो। रडार के दो, ये रडार के दो, अल्टीमीटर और एक है लिडार वाला, लिडार अल्टीमीटर। ठीक है ना, तो ये इसमें इसके उपकरण है। अब देखो इसमें मैच कर रहा है, एक तो स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ये किस में काउंट होते हैं? ये सक्रिय में भी काउंट होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये सक्रिय तो है ही है, निष्क्रिय में होते हैं, हाँ सॉरी, निष्क्रिय में, जिसमें प्राकृतिक ऊर्जा होती है, निष्क्रिय में काउंट करते हैं। तो ये तीनों तो है ही है उसमें, ये यहां भी काउंट होंगे और निष्क्रिय में भी काउंट होंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन इमेजिंग सेंसर। उसके बाद में जो तीसरा हमारा प्रकार था वो था आंकड़ा उत्पाद के आधार पर। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर थोड़ा सा कोई मैं पूछूं तो भी धीरे बोला करो, फिर मैं क्या है आपकी बात ज़्यादा सुन लेता हूँ और जो मेरे को रिकॉल होनी चाहिए थी चीज़ वो प्रॉपर नहीं हो पाती फिर। ठीक है ना, तो आंकड़ा उत्पाद के आधार पर हम दो प्रकार के पढ़ेंगे इसमें। एक तो फोटोग्राफ या फोटोग्राफिक विधि नाम दे दो इसको, और दूसरी फोटोग्राफी रहित। रहित आंकिक मान विधि। ठीक है ना, ये दो विधियां होती है इसमें, एक तो फोटोग्राफी विधि या फोटोग्राफी सहित नाम दे दो, और एक रहित। इसका मतलब इसमें तो फोटोग्राफी होती है, इसमें फोटोग्राफी नहीं होती है। ठीक है ना, फोटोग्राफी विधि का जो स्पेक्ट्रोप्रास है वो कितना होता है? 0.3 से लेकर के 0.9 माइक्रोमीटर। किसमें होता है? माइक्रोमीटर में। ठीक है ना, तो इसका स्पेक्ट्रोप्रास 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, इसकी क्या खास विशेषता होती है फोटोग्राफ विधि में? फोटोग्राफ आपने भी देखा होगा, फोटोग्राफी क्लिक होते हुए, कि इसमें जो हम ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं ना, जिसकी हमारे को फोटो लेनी होती है, उसको क्षण विशेष में ही, क्षण विशेष में क्या कर लेता है? उसकी पहचान कर लेता है, उसको उद्घोषित कर लेता है, और पहचान करके वो हाथों हाथ उसकी फोटो प्राप्त कर लेता है, यानी अवलोकन कर लेता है उसका। तो इस प्रकार फोटोग्राफी विधि इस पेज पर काम करती है कि अपने ऑब्जेक्ट को क्षण विशेष में बहुत कम समय में ही उद्घोषित कर लेगी और उसका अवलोकन कर लेगी। जैसे पहले तो समय लगता था, फोटोग्राफी होते थे 5 दिन बाद में मिलेगी, 10 दिन बाद में मिलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। और फोटोग्राफ पहले क्या होते थे? नेगेटिव में तैयार होते थे ना नेगेटिव, आजकल तो मेमोरी में स्टोरेज होने लगे, और उसके बाद में उनका क्या बनता था? पॉजिटिव बनता था, वो फोटो फ्रेम के रूप में आते थे। ठीक है ना, तो इसमें यही सिस्टम है कि क्षण विशेष में आजकल इतनी डिजिटल हो गया है कि हाथों हाथ नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं, सेंसर इस हिसाब की यूज में होने लगे। तो ये क्षण विशेष में काम करती है, और ये इस रेंज में काम करती है ऑलमोस्ट, किसमें? 0.3 से लेकर के 0.9 के बीच में। अगर हम स्पेशली माने कि कहाँ सबसे अच्छी करती है, तो 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर, जो दृश्य प्रदेश होता है ना, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। जबकि हमने जब इसके स्पेक्ट्रल प्रदेश पढ़ रहे थे, तब पढ़ रहे थे कि ये वाला भाग भी थोड़ा सा अवशोषित कम होता है, जो फोटोग्राफिक था ना, फोटोग्राफी पैराबैंगनी वाला, क्योंकि उसका मान कितना था? 0.3 से 0.4 के बीच में था। तो ये वाला पार्ट भी इसमें काउंट करते हैं, और थोड़ा सा आगे वाला भी लेते हैं, अवरक्त वाला भी। लेकिन मेन मस्ट फोटोग्राफी कहाँ होती है? दृश्य प्रदेश में, 0.4 से 0.7 के बीच में। ठीक है ना, अब दूसरा ले लो, फोटोग्राफी रहित अंकीय मान।
फोटोग्राफी में तो क्षण विशेष में हो रहा था, और इसमें क्या होता है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब तैयार होता है ना, इमेज तैयार होता है, उसको पंक्ति दर पंक्ति रूप में प्राप्त करता है। एक चीज स्कैन हुई, उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी, उसके बाद में चौथी। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रतिबिंब के रूप में ये स्कैन करता है, और पंक्ति दर पंक्ति स्कैन करता है इसको, ठीक है ना। इसीलिए स्कैन करता है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, स्कैनर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्कैनर के नाम से जाना जाता है इस विधि को। और इस फोटोग्राफी रहित अंकीय मान विधि में जो सबसे अच्छा स्कैनर माना जाता है वो किसको माना जाता है, बहुवर्णक्रमीय यानी मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को, ठीक है ना। तो आगे देखो, इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर या बहुवर्णक्रमीय स्कैनर। बहुवर्णक्रमीय स्कैनर, या फिर इसको मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के नाम से जानते हैं। इसकी क्या खास विशेषता है, इसका स्पेक्ट्री प्रास 0.3 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो विस्क ब्रोम सेंसर, और दूसरा आ जाता है पुश ब्रोम सेंसर, ठीक है ना। इसमें जो स्कैनिंग का जो ट्रैक होता है वो किस प्रकार का होता है, एक्रॉस होता है, एक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। और इसमें किस प्रकार का होता है, ट्रैक वाला ही होता है। इन दोनों में फर्क क्या है, बिल्कुल आसान सा फर्क है। यह फ्रेम के रूप में काम करता है और ये लाइन के रूप में काम करता है। फ्रेम, फ्रेम मुख्यतः देखो, जैसे इस प्रकार की ये कोई एक फ्रेम बन रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम। फ्रेम होती है ना, कि इस फोटो को इस फ्रेम में मंडवा लो, ठीक है, इसका मतलब फ्रेम में काम कर रहा है ये। और ये किस में काम कर रहा है, लाइन में। हाल तो जीवो आराम हो, इतना जल्दी फ्रेम में मत आओ थे, खूब टाइम पड़े, हाल तो शुरुआत हुई है था की, ठीक है ना। लेकिन फ्रेम के काम करता है और ये लाइन में काम करता है, ठीक है ना। लाइन, ये देखो इस हिसाब से लाइनिंग में काम। अब फ्रेम बनती है तो उसका आकार किस प्रकार का होता है, आयताकार आकार होता है। और इसमें जो आकार होता है वो कैसा होता है, रेखिक, ठीक है ना। ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है कि ये फ्रेम में काम करता है, ये लाइनिंग में काम करता है। इसकी जो फ्रेम बनती है वो किस प्रकार की बनती है, आयताकार है। और इसकी जो बनती है वो रहेगा, आकार किस प्रकार का रहेगा, रेखिक आकार रहेगा इसमें। अब इसके उदाहरण देख लो। एक तो इसमें जैसे कैमरा मल्टी स्पेक्ट्रल काम करता है, ये इसके दो उदाहरण हो गए। एक तो इसमें लैंड सेट हो गया, ठीक है ना। और लैंड सेट एक सेंटिनल और एक मॉडीज, ठीक है। अगर आपको उदाहरण दे दे कि निम्न में से कौन सा पुष्प ब्रूम का उदाहरण नहीं है, तीन नाम ये डाल दिए, एक नाम कैमरे का डाल दिया, तो इसका मतलब कैमरा नहीं है। तो इसमें भी दोनों को कंपेयर तो करना ही, साथ साथ में इसके जो उदाहरण है जहां ये काम करते हैं वो भी अच्छे तरीके से याद करने हैं आपको। कर लोगे ना अच्छे तरीके से, याद हो जाएंगे।
हैं? कोशिश करेंगे? तो कोशिश करने वालों की हार थोड़ी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों याद तो होंगे ये सारे के सारे, ठीक है ना। ये इसके संवेदक हो गए। इसके अलावा अन्य संवेदक भी है। अन्य संवेदक कौन कौन से हैं? एक तो फोटोग्राफी कैमरा, भाई कैमरे से संबंधित 3-4 प्रकार के कैमरे होते हैं, जैसे फोटोग्राफी कैमरा है, एक टेलीविजन वाला कैमरा है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो कैमरा है, एक वायवीय जो कैमरा है, और एक इसमें आ जाता है लीज, हर एक ट्रायोस। तो इसमें देख लो एक बार तो अन्य जो सेंसर है उसमें पहला तो ले लो फोटोग्राफी कैमरा, उसके बाद में टेलीविजन में जो कैमरा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैमरा या अंकीय मान वाला कैमरा, और उसके बाद में वायवीय कैमरा, वायवीय कैमरा के बाद में ट्रायोस, और उसके बाद में लीस, ये अदर सेंसर है, ठीक है ना। तो इनको भी, अन्य जो सेंसर है इनको भी याद कर लेना। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने विधियां तो पढ़ ली कि सुदूर संवेदन में आंकड़े प्राप्त करने की विधियां हैं वो 2 है, निष्क्रिय है और सक्रिय है। लेकिन इसमें सुदूर संवेदन में संवेदकों के द्वारा यानी सेंसरों के द्वारा आंकड़े कितने प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं? 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। किस रूप में? एक तो फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी कह दो या चित्रीय कह दो, और दूसरा किस में हो जाता है? आंकिक मान, या फिर इसको हम कह दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विधि भी कह दो इसको, है ना। तो सुदूर संवेदन में संवेदक के द्वारा 2 प्रकार से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ये उसी प्रकार काम करता है जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, आंकड़ा उत्पाद के आधार पर 2 हमारे सेंसर है, एक तो फोटोग्राफी सहित और एक फोटोग्राफी रहित। तो इसी प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है? चित्रीय विधि के नाम से, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा अंकीय मान विधि। अंकीय मान विधि को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विधि। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, जो हमने पढ़े थे उसमें और इसमें। फोटोग्राफी कहाँ की जाती है? जो हमें भाग दिखाई दे, और दिखाई देने वाले भाग कौन से हैं? दृश्य प्रदेश कौन सी वेवलेंथ वाले? 0.4 से 0.7 के बीच में। तो जो ये वाली विधि है ये 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में काम करती है। और फोटोग्राफी में क्या होता है कि पहले इस क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र में क्या करेगा? कैमरा क्लिक करेगा, क्लिक करने पर उसको क्या प्राप्त होगा? नेगेटिव चित्र प्राप्त होगा, और नेगेटिव चित्र को फिर किस में बदलेंगे हम? पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से हमारे को क्या प्राप्त होगा? फोटो चित्र प्राप्त होगा। तो इस बेस पर ये पूरी की पूरी विधि काम करती है, ठीक है। उसके बाद में ले लो अंकीय मान विधि। अंकीय मान विधि को इलेक्ट्रॉनिक विधि भी कहते हैं, और इसमें ये कौन से प्रदेशों में काम करती है? अदृश्य प्रदेशों में। अदृश्य प्रदेश कौन से? सारे तो नहीं करती है, उसमें से 2 ही अदृश्य प्रदेशों में करती है। एक तो अवरक्त प्रदेश और दूसरा लघु तरंग वाला प्रदेश। दोनों में क्यों करती है ये? क्योंकि सुदूर संवेदन में यही काम में लिए जाते हैं। तभी तो फोटोग्राफी में क्या हो जाता है? दृश्य वाला आ जाता है।
भाई सुदूर संवेदन में तीन ही तो स्पेक्ट्री प्रदेश काम में लेते हैं, दृश्य, अवरक्त और लघु। तो दृश्य को तो हम फोटोग्राफी विधि के माध्यम से आंकड़े प्राप्त करते हैं, और अंकीय मान विधि में हम इन दो वॉल्यूमों से प्राप्त करते हैं जो स्पेक्ट्री प्रदेश होते हैं। इनका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0.7 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में, और इसकी जो तरंग दैर्घ्यता होती है, रेंज होती है, उसकी कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ ये काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी क्या खास विशेषता है, इसमें जो अंकीय प्रतिबिंब होते हैं, यानी डिजिटल जो इमेज होती है वो किससे बनती है, अलग अलग पिक्चर तत्वों से बनती है, और अलग अलग पिक्चर तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है, पिक्सल का। तभी तो हम कहते हैं ना कि ये कितने पिक्सल में फिल्म फोटो है। तो अंकीय प्रतिबिंब है वो अलग अलग पिक्चर तत्वों से बनता है, और इन पिक्चर तत्वों के मिलने से बनने वाली इस आकृति को किसके नाम से जाना जाता है, पिक्सल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक फोटो का एक पिक्सल होता है और उस पिक्सल का एक अंकीय मान होता है, तभी तो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके मान के आधार पर ही उसके आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, इस पिक्सल के मान के आधार पर ही। तो एक विशेषता तो ये है। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता क्या रहती है, इसको तापीय संवेदक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ काम कर रही है, अवरक्त प्रदेश में काम कर रही है। और अवरक्त प्रदेश हम पढ़ते हैं, दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो प्रावर्तित अवरक्त और एक दूसरा तापीय अवरक्त, ठीक है ना। तो इसको तापीय संवेदक के नाम से भी जाना जाता है। और तापीय संवेदक में क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उनके आवेगों को किसमें बदलती है, विद्युत संकेतकों के रूप में बदलती है। और बदलने के बाद में क्या करते हैं, जो विद्युतीय टेप होती है ना, उस पर उनको क्या किया जाता है, फीता या फिर इसके रूप में उसको रूपांतरित किया जाता है, फीते के रूप में उसको रूपांतरित किया जाता है या टेप के रूप में उसको रूपांतरित किया जाता है। और उससे क्या प्राप्त किया जाता है, डिजिटल मान यानी डिजिटल नंबर प्राप्त किए जाते हैं। तो एक प्रोसेसिंग है इसमें कि कैसे हम आंकड़े प्राप्त करेंगे। तापीय संवेदक कैसे काम करेगा, पहले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी उसको किस में बदलेगा, विद्युतीय संकेतकों के रूप में, आकार के रूप में बदलेगा, चिन्हों के रूप में बदलेगा, जहां पर वो रीड कर सके उनको आराम से। फिर उनको विद्युतीय टेप या फीते पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद में क्या प्राप्त करेगा, डिजिटल नंबर प्राप्त करेगा। तो ये इसकी एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, इसके द्वारा ये आंकड़े प्राप्त करता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इसकी एक दो और अन्य विशेषता है कि जो फोटोग्राफ होता है, या बेसिक जानकारी ले लो, जो भी एक फोटोग्राफ होता है फोटोग्राफी का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। फोटोग्राफी का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी फोटोग्राफी का कोई ना कोई एक प्रतिबिंब होता है, लेकिन सभी प्रतिबिंबों का फोटोग्राफी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इमेज अगर हम प्राप्त करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्लियर हो। हम कहते हैं ना, ये इमेज प्राप्त से ढंग से नहीं हुई है, क्लिक नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से जो आंकड़े प्राप्त होने थे वो आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, तो फिर उसको हम किस में नहीं बदल सकते, फोटोग्राफी में नहीं बदल सकते। लेकिन जिसको हमने अगर फोटोग्राफी में बदल लिया है, इसका मतलब उसका तो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी फोटोग्राफी का प्रतिबिंब होगा, लेकिन सभी प्रतिबिंबों का फोटोग्राफी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन भी अच्छी तरीके से याद कर लेना, स्टेटमेंट के रूप में डाल करके पूछ सकता है आपसे कि ये सही है या गलत है तथ्य। उसके बाद में देखो, हमारे जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग में, वो कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, NRSA। N का मतलब नेशनल, R का मतलब रिमोट, S का मतलब सेंसिंग और A का मतलब एजेंसी, ठीक है ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग के द्वारा सुदूर संवेदन के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, और इसका केंद्र है वो कहाँ स्थित है,
सादनगर, और ये कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में, ठीक है ना। तो अब की बार यहीं से क्वेश्चन पूछा था, सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। अगर हैदराबाद का तो चलो एक बड़ा नाम दे दिया, अगर उसमें जगह का नाम पूछे तो कहाँ पर है ये? सादनगर में। ऐसा ही केंद्र हमारे यहाँ भी है राजस्थान में। राजस्थान में सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है ना। अगर राजस्थान का पूछे तो कहाँ रहेगा? जोधपुर में रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? नरसा की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कब बना था ये? 1974 में। उसके बाद में इसरो ने इसको अपनी कवर में ले लिया, अपने रडार में ले लिया, अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया इसको, और 1 सितंबर 2008 में इसका नाम बदल करके, और क्या नाम कर दिया? NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, क्योंकि इसका बाद में एजेंसी का क्या कर दिया था? केंद्र कर दिया था। कब करा था? 2008 में। बना कब था ये? 1974 में। तो एक दो तथ्य ये शायद उसमें लिखे हुए नोट्स में नहीं है, तो इनको भी थोड़ा सा ऐड कर लेना आप, क्योंकि ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जब जगह का पूछ सकता है, क्योंकि वो पेपर देखने के बाद में ये मैंने ऐड करा था, भाई जगह का पूछ सकता है तो जगह तो हमने शामिल कर ली थी पहले, लेकिन उसकी स्थापना वर्ष भी तो पूछ सकता है, स्थापना के बाद में इसको कब बदला था वो भी तो पूछ सकता है। तो ये दो तथ्य इसमें और याद कर लेना फैक्चुअल के रूप में। सी का मतलब सेंटर, केंद्र हो गया ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, लिख लेना इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारी जो छठी विधि है वो भी कंप्लीट होती है। तो 6 विधियों का एक पड़ाव था, बड़ा पड़ाव था, ठीक है ना। अब ये देख लो, अगर हमारे को इसको पढ़ करके याद करने में भी जोर आ रहा है, तो ये पूरी प्रोसेसिंग होती होगी तो कितनी भयंकर टेक्नोलॉजी काम में लेते होंगे वो, कितने इंस्ट्रूमेंट, कितना वे आता होगा सरकार के ऊपर इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। 6 कंप्लीट होने के बाद में हम आते हैं 7वीं पे। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसकी जितने भी स्टेज है ना उनको, अब क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, 7वीं स्टेज है। 7वीं में क्या हो जाता है? प्राप्त आंकड़ा, या आंकड़ा उत्पाद कह दो इसको। आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना सामग्री निकालना। अब सेंसरों का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब काम किसका शुरू हो जाता है? यहां पर बैठे रहने वाले जो मॉनिटरिंग करते हैं ना, उनका काम हो जाता है कंप्यूटर पर। वो लोग क्या करते हैं, जो आंकड़े हमारे को प्राप्त हुए हैं, किसके रूप में प्राप्त हुए हैं? या तो फोटोग्राफी के रूप में या डिजिटल नंबर के रूप में हमारे को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब वो बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे, इन आंकड़ा उत्पादों का विषय अनुरूप, कौन से विषय के, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अभी लास्ट में देखेंगे उपयोगकर्ता के द्वारा। भाई जैसे वन उत्पादन रिपोर्ट लेनी है तो उसको अलग निकाल लेगा, अगर बाढ़ के क्षेत्र का लेना है तो उसको अलग निकाल लेगा, क्योंकि ये पहचान किसके द्वारा करते हैं फिर वो, कि ये वन की रिपोर्ट के आंकड़े हैं, ये बाढ़ के आंकड़े हैं, कि ये सूखाग्रस्त आंकड़े हैं, किसके द्वारा होता है फिर? इनकी पहचान किसके द्वारा होती है? इनकी पहचान होती है विभेदन के द्वारा, रिजोल्यूशन। ये काम कौन करता है?
विभेदन करता है ये काम। तभी तो मैंने कहा था ना कि कल दो वस्तुओं के बीच में न्यूनतम दूरी होते हुए भी उनमें फर्क बता देता है ये, कि ये वाली वस्तु इसकी है और ये वाली वस्तु इसकी है। ये काम कौन करता है? रिजोलेंस। जिसका रिजोलेंस जितना ज्यादा बढ़िया होगा, आंकड़े उतने ही बढ़िया होंगे, स्पष्ट होंगे, शुद्ध होंगे। तभी तो हमने पढ़ा था कि अमेरिका का जो आइकोनस है उसका विभेदन क्षमता कितनी है? 11 बिट की। पहले उससे पहले 8 बिट वाले काम कर रहे थे, उसके बाद में 11 बिट वाले काम करने लगे। ठीक है ना? तो ये आंकड़े हमारे को इन रिजोलेंस के माध्यम से हम फर्क कर पाते हैं यहाँ बैठे बैठे, और उसमें जो भी त्रुटि रहती है, जो भी कोई मिस्टेक रहती है, उसको दूर करते हुए वो इसमें विषय अनुरूप सामग्री को निकाल लेता है। चाहे फोटोग्राफी के रूप में दर्शे वाले तो, और जो अवरक्त प्रदेश है और जो लघु प्रदेश है उनको किसके रूप में प्राप्त करता है? वो अंकीय मान के रूप में, सारणी के रूप में। जैसे कई बार हमारे को पता चलता है ना कि कुछ डाटा तो हमारे को किसके रूप में प्राप्त हो रहे हैं? इमेज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब वो तो दर्शय प्रदेश के आंकड़े। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो इमेज के रूप में नहीं होते हैं, फिर वो किसके रूप में होते हैं? अंकीय मानों के रूप में, डिजिटल नंबर के रूप में, सारणी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कुछ आंकड़े तो हमारे को मानचित्र में प्राप्त हो जाएंगे, कुछ आंकड़े हमारे को सारणी में प्राप्त हो जाएंगे। किसके बाद में? ये प्रक्रिया होने के बाद में। ठीक है ना? तो ये निकाल लेता है। निकालने के बाद में क्या करता है बेटा बेटा? मानचित्र या फिर सारणी के रूप में आंकड़ों या सूचना का अभिसरण करता है। भाई ये जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो फोटो वाले थे, उनको तो किस में बदल देगा? ये मानचित्र में। और जो आंकिक मान वाले थे उनको किस में बदल देगा? सारणी के रूप में। ये कन्वर्जन करने का काम कौन करेगा? जो यहां से बैठा बैठा इस प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो ये 8 विधियां, 8 स्टेज, 8 अवस्थाओं से होकर के हमारे को रिमोट सेंसिंग के आंकड़े प्राप्त होते। कर लोगे ना बैठे बैठे? अब आज आकर के और एक प्रोग्राम करना कि मेरे को ये आंकड़े प्राप्त करने, तो पहली वाली विधि से शुरू करना और लास्ट वाली विधि से उनको कंप्लीट कर लेना। अब उसके बाद में जैसे आंकड़े प्राप्त हो गए, आंकड़े प्राप्त हो गए तो उपयोगकर्ता क्या करता है? इनका उपयोग करता है। अब आंकड़े कौन कौन से होते हैं जिनका उपयोग करता है? जैसे वन रिपोर्ट, आप देखना चाहिए कोई भी वन रिपोर्ट छपी होगी ना, उस पर लिखा होगा कि आंकड़े सुदूर संवेदन से प्राप्त किए हुए है। ठीक है ना? कोई भी बाढ़ रिपोर्ट होगी या बाढ़ के आंकड़े होंगे, ठीक है, कोई भी फसल के आंकड़े होंगे। भाई ऐसे तो है नहीं कि पटवारी जाता है वहाँ उसमें जाकर के पर्टिकुलरली ये देख लेता है कि ये फसल इतने क्षेत्र में है, इतने क्षेत्र में है, तो इतना सारे डाटों का, पूरे इंडिया के डाटों का कलेक्ट करना और उसके बाद में उनको एक जगह समराइज करना और उसके बाद में सारे डाटों को एक जगह करके टाइप करना, तो कितनी लंबी प्रोसेसिंग हो जाती है। ये सारा का सारा काम फिजिकल पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। कुछ छोटा एरिया होता तो चलो पटवारी की रिपोर्टें या जो सरकारी जो शिक्षक या जो भी जिनके द्वारा वो आंकड़े प्राप्त करने होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर इनके बारे में, जैसे आपको वन संसाधनों के बारे में प्राप्त करना है, तो एक एक के पेड़ को थोड़ी गिना जा सकता है। पर्टिकुलरली ये थोड़ी पता है हमारे को कि ये वाला इतना है। ये फिर क्या करते हैं? इस रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही आंकड़े प्राप्त करते हैं और वो हमारे को बताते हैं कि इतने एरिया पर वन है, इतना सूखा है, इतने पर खेती हो रही है, इतना बाढ़ग्रस्त है, इतना सूखाग्रस्त है। ये सारे के सारे इसमें उपयोगकर्ता के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग की प्रोसेसिंग के माध्यम से जो हमारे को आंकड़े प्राप्त होते हैं उसमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो एक बार देखो, 8 जो अवस्थाएं हो रही थी, पहली ऊर्जा का स्रोत, दूसरी ऊर्जा का संचरण, तीसरी धरातल के साथ में अन्योन्य क्रिया, परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में परिवर्तन, उसके बाद में संवेदक के माध्यम से परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन, अभिसूचन के बाद में प्राप्त ऊर्जा का हम क्या करेंगे? फोटोग्राफ या आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण करना,
उसके बाद में अभिसरण करने के बाद में आंकड़ा उत्पाद का विषय अनुरूप उनको निकालना, निकालने के बाद में उनको सारणी या मानचित्र के रूप में प्राप्त करना, और प्राप्त करने के बाद में 8 स्टेज के बाद में तो उपयोगकर्ता हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी रिमोट सेंसिंग की जो अवस्थाएं थी वो कंप्लीट हो गई है। कल हम इससे रिलेटेड जो हम ये चीज लिख रहे हैं ना, एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन के बाद में आगे वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा सुदूर संवेदन का। कल देख लेंगे फिर उसको। आज थोड़ा सा मेरे को वापस निकलना पड़ेगा।